औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन एरियाज़ एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इन मोटिवेशनल बिहेवियर। यानी जो हमारा मोटिवेशनल बिहेवियर होता है उसमें कौन कौन से हमारे ब्रेन एरियाज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए, ये हमारा बेसिकली जो लेक्चर है ये न्यूरो बिहेवियरल साइंसेस के हवाले से है, या जिसको न्यूरो साइकोलॉजी कहा जाता है, उसका ये टॉपिक है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि जो ब्रेन है उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये कम्युनिकेशन एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे का राब्ता रखते हैं जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनके दरमियान। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये बेसिकली मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे मूड को, हमारी एपिटाइट को यानी भूख को, एंजाइटी को, स्लीप को, हार्ट रेट को, टेम्परेचर, एग्रेशन, फियर और बहुत सारे दूसरे जो हमारे साइकोलॉजिकल और फिज़िकल अकरेंसेस होती हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए इनका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो हमारे हंड्रेड्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे जो इमोशंस होते हैं या मोटिवेशंस होती हैं या जो हमारे और बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन एरियाज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मोटिवेशन के अंदर। सबसे पहले सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि अहम किरदार अदा करता है मॉड्यूलेटिंग एंजाइटी को मॉड्यूलेट करने में, मूड को, स्लीप को, एपिटाइट को और सेक्सुअलिटी को। तो जो सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं जिनको SSRIs होते हैं, इनको जनरली फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस कंसीडर किया जाता है हमारे जितने भी पैनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके लिए। यानी जो इन प्रॉब्लम्स के लिए, यानी जो पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए उनको ट्रीट करने के लिए जो हमारा जो मेडिकेशन है वो SSRIs है, यानी वो क्योंकि वो सेरोटोनिन के जो उसको कंट्रोल करते हैं, उनको मॉड्यूलेटिंग या उनकी रेगुलेशन उसको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद नॉर एपिनेफ्रिन आ जाता है। नॉर एपिनेफ्रिन जो बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारी स्लीप को और हमारी जो अलर्टनेस होती है, तो तैयारी होती है, किसी भी चीज़ के लिए हम तैयार होते हैं, उसको ये उसके ऊपर असरअंदाज होता है। ये बिलीव किया जाता है कि इसकी जो अकरेंस है वो हमारे जो फ़ाइट और फ्लाइट जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस होते हैं उनके साथ ये कोरिलेट करता है। यानी इनका जो अमल होता है नॉर एपिनेफ्रिन का, ये हमारे फ़ाइट और फ्लाइट के जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस होते हैं उसमें अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये ख्याल किया जाता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर ये काम करता है, मैनेज करता है और मैनेज होता है, और इसको एड्रिनल जो हमारा सिस्टम है वो इसको मैनेज करता है एज आ स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर। लेकिन ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में भी अपना अहम किरदार अदा करता है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन उसके तौर पर भी ये काम कर रहा होता है जो हमारा नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद डोपामिन आ जाता है। डोपामिन जो है ये हमारे बॉडी मूवमेंट पर असरअंदाज होता है, और इसके अलावा ये भी बिलीव किया जाता है कि ये मोटिवेशन में, रिवार्ड में, रीइंफोर्समेंट में और एडिक्टिव जो बिहेवियर होता है उसमें भी अहम किरदार अदा करता है। तो बहुत सारी जो थेरीज़ हैं साइकोसिस की, वो सजेस्ट करती हैं कि जो डोपामिन है वो साइकोटिक सिम्टम्स में भी अहम किरदार अदा करता है। जो हमारे साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उसमें भी साइकोसिस का किरदार होता है। उसके अलावा हिस्टामिन की जब हम बात करें तो इसको ये ख्याल किया जाता है कि ये हमारे अराउज़ल पर, हमारी अटेंशन पर और हमारी लर्निंग पे भी इसके असरात होते हैं, उस पर असरअंदाज होता है। इसके अलावा ये जो हमारे तमाम एलर्जिक जो रिएक्शंस होते हैं उसको भी ये उनके रिस्पॉन्स के तौर पर भी रिलीज़ होता है, जिसको एंटी हिस्टामिन्स वगैरह जो होती हैं यूज़ की जाती हैं एलर्जिक जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उनके लिए।
ये जो एंटी हिस्टामिन जब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सीपीएम वगैरह लेते हैं या हमारे पास डायज़ेपाम वगैरह की जो टैबलेट्स मेडिसिन्स जो यूज़ की जाती हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सेडिशंस के होते हैं, यानी गनूदगी की कैफियत होती है, नींद आती है, वेट गेन होता है, उसके अलावा लो ब्लड प्रेशर जो है वो पाया जाता है, इसकी वजह से वो होता है। जब हम ब्रेन एरियाज़ की बात करते हैं कि कौन से ब्रेन एरियाज़ जो हैं वो मोटिवेशन के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनमें एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको पीएफसी भी कहा जाता है, ये दोनों अहम किरदार जो है उसमें अहम अदा करते हैं, यानी इनका मोटिवेशन के हवाले से किरदार होता है। जो स्टिमुलेशन होती है न्यूरॉन की सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर एमिगडाला का, वो उसके साथ मिलकर ये पर्टिकुलर रिवार्ड जो है उसको रिसीव करते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो हमारे रिवार्ड मोटिवेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ होती है, और ये जो रिवार्ड सिलेक्शन उसकी रेंज है उसको रिड्यूस करते हैं। यानी एमिगडाला का जो अहम किरदार है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है लिंकिंग करने में, जो हमारे स्पेशल और मोटिवेशनल जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ब्रेन की, कि किस तरह से मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करना है, मोटिवेशन को किस तरह से शो ऑफ करता है, उसमें अहम किरदार अदा करता है जो हमारा ब्रेन पार्ट है, जिसको एमिगडाला कहा जाता है। उसके अलावा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये बेसिकली कॉग्निटिव कंट्रोल की हमारी सब सर्विस होती है, कॉग्निटिव कंट्रोल इस को ये करता है। तो एबिलिटी के जो थॉट सिलेक्शन की एबिलिटी है, या एक्शंस की जो सिलेक्शन की जो एबिलिटी है, ये हमारा इंटरनल जिसका गोल्स के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है, कि हमने किसी भी चीज़ को जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका हमारे आगे गोल के साथ क्या ताल्लुक़ है, जो हमने गोल्स बनाए उसके साथ क्या लिंक है, तो इसकी ये सिलेक्शन करता है। यानी वो चीज़ें जो हमारी मोटिवेशन को बढ़ा सकती हैं, जो हमारे गोल्स हैं उनको लेके जब हम चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारी जो सिलेक्शन करता है वो बेसिकली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। और ये इसका जो फंक्शन है कि किस तरह ये हमारी मोटिवेशन को और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कॉग्निटिव कंट्रोल का, उसको किस तरह से ये कंबाइन करता है, ये इसका फंक्शन होता है। तो इसलिए दो जो ब्रेन एरियाज़ होते हैं ये ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी मोटिवेशन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ, जिसमें एमिगडाला होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है।